हेलो स्टूडेंट्स। चलो वाक्य भेद की तरफ बढ़ते हैं। आज हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद किसे कहते हैं, वाक्य के कौन कौन से भेद हैं, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चले, अगर आपने इस चैनल को लाइक किया नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों से भी शेयर करें। वाक्य भेद शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं पहले। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य किसे कहेंगे? जो शब्द सिर्फ शब्द है ऐसे नहीं, तो शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक, अर्थ सहित होने चाहिए। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। अर्थात इन तीनों परिभाषा से ये समझ में आता है, वाक्य ये शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, या वक्ता जो हमें कहना चाहता है वो हमें जब समझ में आता है, उसका कहना हमें अभिप्राय उसका हमें समझ में आता है, उसका बोध होता है, तो वह सार्थक वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की विशेषताएं क्या होती है? वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य में प्रवाहमयता होती है। वाक्य विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्य की रचना शब्दों से होती है। वाक्य के सभी पदबंध व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। व्याकरण के नियमों से बंधे होना यानी वाक्य में स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग किया जाता है। लड़की पढ़ती है, अगर हम लड़की पढ़ता है कहेंगे तो वो वाक्य शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए कहा है व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। वाक्य में सार्थकता होती है, शब्दों में सार्थकता होती है, उसका निश्चित क्रम होती है पढ़ती लड़की, ऐसे हम नहीं कह सकते। लड़की पढ़ती है तो क्रम भी निश्चित होना आवश्यक होता है। अपने आप में वाक्य पूर्ण होते हैं। तो ये वाक्य की विशेषता है जिसे आपको याद रखना है। अब वाक्य के अंग कौन से होते हैं? वाक्य में दो अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर वाक्य के दो अंग होते हैं, जैसे एक उसका उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य माने कर्ता, विधेय यानी कर्ता के बारे में जो बताया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए, जो कर्ता है उसे उद्देश्य कहेंगे। जो बात की जाए या कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? राम है। तो राम ये कर्ता हो गया, माने उद्देश्य हो गया। क्या करता है? कर्ता के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो पुस्तक पढ़ता है ये उसका विधेय हो गया। भारत मेरा देश है। भारत के बारे में बात हो रही है तो भारत कर्ता हो गया, वो उद्देश्य हो गया। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो मेरा देश है, तो वो उसका विधेय हो गया। यानी हर वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। एक अर्थ के अनुसार वाक्य भेद होता है और दूसरा रचना के अनुसार वाक्य भेद होता है। यानी वाक्य जिस तरह से बनाया जाता है उसे पढ़ने के बाद जो अर्थ हमारी समझ में आता है तो उसे हम अर्थ के अनुसार कहते हैं, और वाक्य जिस तरह से बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से कंपोज्ड किया गया है, उसे हम रचना के अनुसार कहते हैं। तो चलो, वाक्य भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यानी जो वाक्य हम पढ़ते हैं उसे पढ़ने के बाद जो अर्थ हमें समझ में आता है तो उसे हम कहेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। आपको परीक्षा में ये जो वाक्य है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसमें आपको कोष्टक में दिया जाएगा कि आपको इसमें परिवर्तित करना है, तो आपको उसे परिवर्तित करना होगा। तो देखते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। एक विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के करने का सामान्य कथन होता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी क्रिया या बात के होने या करने का पता चलता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी एक सामान्य कथन होता है, एक ही बात कही जाती है।
यानी किसी क्रिया की बात कही जाती है या वो क्रिया किसी बात के होने की बात कही जाती है। तो एक सामान्य वाक्य जो होता है उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय होता है। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, यानी उसकी क्रिया की बात की जा रही है कि राकेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यानी जिस वाक्य में क्रिया किसी क्रिया या उसके बाद के होने की बात कही जाती है तो उसे विधानार्थक कहते हैं। या बात करने का पता चलता है तो हम उसे विधानार्थक कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या करता है? तो मोहन क्रिकेट खेलता है। एक साधारण सा विधान, एक सामान्य विधान होता है। इसलिए सामान्य कथन जहाँ पर होता है हम उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है, यानी चंद्रमा की शीतलता अच्छी लगती है। एक सामान्य बात कही है कि चंद्रमा की शीतलता हमें अच्छी लगती है। या फिर राम अयोध्या के राजा हैं। राम कहाँ के राजा है? तो राम अयोध्या के राजा है। एक सामान्य कथन कहा गया है, जिसमें किसी क्रिया या बात के होने या करने का पता चलता है। लड़की खाना खाती है, यानी लड़की क्या कर रही है? तो खाना, उसकी क्रिया की बात की जा रही है कि वो खाना खा रही है। या पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे, क्रिया के होने की बात कही जा रही है। ठीक है ना? तो जब हमें एक सामान्य कथन मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि ये विधानार्थक वाक्य है। अब निषेधात्मक वाक्य, नाम से ही पता चलता है कि इसमें निषेध किया जा रहा है। निषेध माने नकारात्मकता होता है। जिन वाक्यों में निषेध या नकारात्मकता हो, अर्थात जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने का भाव होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इनमें न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। हम इसे कैसे कैसे पहचानेंगे? इसमें न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। या आपको इसे अगर बनाने के लिए कहा जाता है कि इसे निषेधात्मक वाक्य में बनाइए, परिवर्तित कीजिए, तो आपको उन वाक्यों में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे नहीं शब्द का प्रयोग करना है, मत शब्द का प्रयोग करना है या न शब्द का प्रयोग करना है, तो वो निषेधात्मक वाक्य बन जाएगा। अब उदाहरण से समझ लेते हैं। हम बाजार नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग है, यानी नकारात्मकता बताई गई है कि बाजार न जाने की बात कही गई है। वह पाठ नहीं पढ़ेगा, यानी पाठ न पढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ फिर नकारात्मकता है। टीवी नहीं चल रहा, यानी टीवी के न चलने की बात हो रही है। आपने खाना नहीं खाया, यानी फिर जहाँ निषेध है, जहाँ नकारात्मकता है, जहाँ न, नहीं, मत का प्रयोग है, जहाँ किसी कार्य के न होने का भाव है, तो हम इसे पहचानते हैं कि वहाँ निषेधात्मकता होती है। आज तुम दफ्तर मत जाओ, यानी दफ्तर न जाने की बात कही है, मत शब्द का प्रयोग किया है, तो हम इसे पहचानते हैं कि यहाँ निषेध बताया जा रहा है, नकारात्मकता है। उन्हें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती, यानी हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। जहाँ नहीं है, जहाँ मत है, जहाँ न है, वहाँ पर हम पहचानते हैं कि वो क्या है? वो सब नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। तो ये न, नहीं, मत शब्द जहाँ दिखाई देंगे, आप इसे पहचान सकते हो कि ये निषेधात्मक है या बदलना है तो इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। अब हम प्रश्नार्थक वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे निषेधात्मक हो गया, प्रश्नार्थक की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नार्थक प्रश्न से ही समझ में आता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ये नकारात्मक भी हो सकता है, ये सकारात्मक, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि इसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। व्यक्ति दूसरे से प्रश्न करते वक्त कौन, कहाँ, कब, क्या आदि प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग करता है। यानी प्रश्नार्थक पहचानना बहुत आसान है। जिसके अंत में प्रश्न चिन्ह है तो वो प्रश्नार्थक है। आपको बनाते वक्त अगर आपको परिवर्तन के लिए पूछा जाता है, आपको प्रश्नार्थक बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसे बनाते वक्त आपको प्रश्नसूचक शब्द जो है कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो इन कौन-सा, कौन, इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो जब ये होगा तो वो प्रश्नार्थक होगा। उदाहरण से समझते हैं, क्या तुम्हें गाना नहीं आता? यहाँ प्रश्न पूछा है। क्या ये प्रश्नसूचक शब्द है? अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप क्या कर रहे हो? क्या फिर प्रश्नसूचक शब्द है, अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो प्रश्नार्थक वाक्य है। आप घूमने कब जा रहे हैं? कब प्रश्नसूचक शब्द है, अंत में प्रश्न चिन्ह है। अशोक कहाँ के राजा थे? यह राज्य नहीं, राजा होना चाहिए। अशोक कहाँ के राजा थे? कहाँ प्रश्न चिन्ह है, थे प्रश्न चिन्ह है, कहाँ प्रश्नसूचक शब्द है। तुम कब पढ़ोगे? फिर प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नसूचक शब्द कब है। यानी कौन, कहाँ, कब, कौन, कैसा, कौन सा,
ये शब्द जब प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो हम पहचानते हैं ये प्रश्नार्थक वाक्य है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इसे बनाते वक्त भी प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करना है और प्रश्न चिन्ह लगाना है, तब वह प्रश्नार्थक वाक्य होता है। अब विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय यानी आश्चर्य, इससे ही पता चलता है कि विस्मय या आश्चर्य की बात हो रही है। तो जिन वाक्यों में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि विस्मयादिबोधक या विस्मयादिबोधक सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे वाह, अरे, छी, आहा, ओह, ये शब्द जब प्रयोग होते हैं तो हम इसे पहचानते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य है और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसे पहचानने के लिए आप क्या देखोगे? वाह! अरे! छी! आहा! ओह! ये विस्मय सूचक शब्द और इनके साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये जहाँ पर भी नज़र आएगा, वहाँ आप पहचान लोगे कि ये क्या है? ये विस्मयादिबोधक वाक्य। वाह! मौसम तो बहुत सुहावना है, यह प्रशंसा की जा रही है। अरे! तुम्हें चोट लग गई। यहाँ शोक प्रकट किया जा रहा है। छी! यहाँ बहुत बदबू है। यहाँ घृणा प्रकट की जा रही है। तो छी और चिन्ह। अरे! विस्मयादिबोधक विस्मयबोधिक सूचक शब्द और चिन्ह। वाह! और चिन्ह। आहा! कितना सुंदर फूल है। आहा! विस्मयादिबोधक सूचक शब्द और विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा! कितना सुंदर फूल है। ओह! कितनी देर हुई। तो जहाँ हर्ष, जहाँ आनंद, जहाँ विस्मय, जहाँ शोक, जहाँ दुःख, जहाँ घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो हम उसे देख पहचानते हैं कि यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। आपको बनाते वक़्त भी आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है, चिन्ह का प्रयोग करना है। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना, विनय का भाव होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जहां पर भी आपको लगता है जिस वाक्य को पढ़ने के बाद, क्योंकि हम ये सब अर्थ के अनुसार वाक्य भेद देख रहे हैं, तो इन वाक्यों को पढ़ने के बाद जो अर्थ हमारी समझ में आता है कि अरे इसमें विस्मय पता हो रहा चल रहा है, विस्मय पता चल रहा है, तो विस्मय अधिबोधक वाक्य है। यहाँ एक सामान्य बात कही गई है, तो ये विधानार्थक वाक्य है। यहाँ नकारात्मकता है, नहीं का प्रयोग है, तो ये निषेधात्मक वाक्य है। तो ये अर्थ से स्पष्ट होता है। तो जब पढ़ने के बाद हमें आज्ञा का भाव प्रतीत होता है, उपदेश का भाव प्रतीत होता है, प्रार्थना की जा रही है ऐसा प्रतीत होता है, तो हम समझेंगे कि ये आज्ञार्थक वाक्य है। जैसे आप बाहर बैठिए, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, आप बाहर बैठिए या तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ आपको उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है। अब आप कमरे से जा सकते हैं या फिर आपको प्रार्थना भी की जा रही है कि अब आप कमरे से जा सकते हैं या तुम कमरे से निकल जाओ, फिर आज्ञा दी जा रही है कि तुम्हें कमरे से जाना है या कृपया शांति बनाए रखें या विनम्र विनय या प्रार्थना की जा रही है, कृपया शांति बनाए रखें। तो जब इस तरह से आज्ञा स्पष्ट होती है, अनुमति या प्रार्थना स्पष्ट होती है, तो जब कृपया वगैरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसे पहचानते हैं कि ये आज्ञार्थक वाक्य है। इच्छार्थक, जिन वाक्यों में वक्ता के इच्छा, आशा, आशीर्वाद, मनोकामना, मंगल कामना का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी हम अपनी वक्ता जब अपनी इच्छा को अपने उस वाक्य से स्पष्ट करता है, यानी वाक्य पढ़ने के बाद वक्ता की इच्छा हमारे सामने स्पष्ट होती है, तो हम इसे पहचानते हैं कि ये इच्छार्थक वाक्य है। यानी जिस अर्थ के अनुसार है, तो अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसे भगवान आपका भला करे, यानी वक्ता जो है वो किसी को आशीर्वाद दे रहा है, यानी इच्छा प्रकट करा है कि आपका भला हो, तो हम इसे इच्छार्थक कहेंगे। ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही स्वस्थ करे, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी उसके मन की इच्छा है कि तुम्हारा सब अच्छा हो, तुम्हें स्वस्थ करे ईश्वर। तो यहाँ होता है या फिर उसकी मंगल कामना की जाती है। भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए। जब यह आशीर्वाद दिया जाता है, जब आशा व्यक्त की जाती है, जब इच्छा व्यक्त की जाती है, या मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी इच्छा है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है, वक्ता बता रहा है, मुझे ये वक्ता कह रहा है कि क्या करना है, उसकी इच्छा क्या है? डॉक्टर बनने की। तो ये इच्छार्थक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ मंगल कामना की जा रही है कि आपकी यात्रा कैसी हो? अच्छी हो, मंगलमय हो। या आज्ञा हो तो पढ़ना शुरू करूँ? अब यहाँ आज्ञा, तो आपको लगेगा आज्ञार्थक वाक्य नहीं,
यहाँ आज्ञा वक्ता आज्ञा नहीं दे रहा है, जहाँ वक्ता आज्ञा देता है तो आज्ञार्थक है। यहाँ आज्ञा हो तो पढ़ना शुरू करो, ये पूछा जा रहा है। इच्छा व्यक्त की है कि मुझे पढ़ना है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये इच्छार्थक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कम काम के होने में संदेह या संभावना प्रकट होती है। मन में संदेह निर्माण होता है। जब हम किसी बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं, जब मन में प्रश्न होता है, गारंटी नहीं होती है, संदेह होता है या फिर उस बात की होने की हम संभावना प्रकट करते हैं, तो वह संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं हम उस वाक्य को। जैसे कि अब तक गाड़ी जा चुकी होगी, ये हमें हमें पता नहीं कि गाड़ी गई या नहीं गई। हम संभावना प्रकट करें, शायद जब इस तरह से शायद शब्द का, संभव शब्द का, संभवतः शब्द का, कदाचित शब्द का प्रयोग होता है, तो ये संदेहवाचक होता है, जिससे संदेह स्पष्ट होते हैं। जैसे अब तक गाड़ी जा चुकी होगी, मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन जा चुकी होगी, संभावना प्रकट की जा रही है। रोहन पढ़ रहा होगा, मुझे पता नहीं कि वो सच में पढ़ रहा है या नहीं, लेकिन पढ़ रहा होगा। यहाँ संदेह है हमारे मन में, तो ये संदेहवाचक। शायद आज शाम तक वर्षा होगी, मुझे पता नहीं पक्का होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे मन में संदेह है इस बात को, लेकिन संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद प्रकट होगी, वर्षा होगी। संभव है आज धूप निकले, यानी फिर संभावना प्रकट की जा रही है। कदाचित उसने देखा ही ना हो, किसी के लिए हम कहते हैं ना कि हाँ, वो मुझे देखकर अनदेखा करके चला गया, तो हम उसे समझाते वक़्त कहते हैं कि अरे कदाचित उसने देखा ही ना हो, मुझे पता नहीं उसने देखा या नहीं देखा। लेकिन जब इस तरह से मन में संदेह निर्माण होता है, तो वह होता है संदेहवाचक, यानी जिस वाक्य से संदेह का निर्माण होता है, वो अर्थ संदेह स्पष्ट करता है, वो संभावना प्रकट करता है, तो वह संदेहवाचक होता है। जैसे कि शायद है, संभव है, संभवतः है, कदाचित है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य, संकेत किया जाता है किसी बात की ओर, तो हम उसे संकेतार्थक कहते हैं। जिन वाक्यों में एक काम या क्रिया का होना किसी दूसरे काम या क्रिया पर निर्भर होता है, या तो संकेत किया जाता है या फिर एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, तो हम उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट आऊंगी, यानी मैं समय पर लौट आऊंगी, लेकिन कब? अगर बारिश नहीं हुई तो। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो जाती है, हमें पता नहीं, हम उस और संकेत करते हैं कि मेरा घर लौट आना कब निश्चित होगा। अगर बारिश हुई तो देर होगी, बारिश नहीं हुई तो समय पर लौट आऊंगी। तो संकेत बारिश की ओर किया जा रहा है, तो वहां संकेतार्थक होता है। मेरा घर उधर है, यानी घर कहाँ है? उधर है। घर की ओर संकेत, उधर की ओर संकेत किया जाता है कि जगह पता है कहाँ पर है। वो संकेत जहां पर होता है वहां संकेतार्थक होता है। यदि तुम आओगी तो मजा आएगा, लेकिन यहाँ मजा आएगा लेकिन कब? यदि तुम आओगी, यानी एक क्रिया होगी, लेकिन कब? जब दूसरी क्रिया होगी। तो यहाँ संकेतार्थक वाक्य होता है, यानी एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर होना निर्भर होता है, या किसी और हम संकेत करते हैं, जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, इस तरह के शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो वह संकेतार्थक होता है। यदि तुम आओगी तो मजा आएगा, मजा आने की बात होती है, लेकिन कब? तुम आओगी तो, यानी क्रिया निर्भर है। परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यानी सफल होने की बात है, लेकिन कब? अगर परिश्रम करोगे तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। या रोहन का घर यहाँ है, हम संकेत करते हैं, हमें पता है कहाँ है, तो हम संकेत करते हैं इस ओर है, उस ओर है, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहां है। तो यहाँ, वहां, इधर, उधर जब हम संकेत करते हैं तो वहां संकेतार्थक वाक्य होता है, और उसी के साथ जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है तो वहां पर संकेतार्थक वाक्य होता है। यहाँ हमने देखे 8 अ, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद के 8 प्रकार को हमने देखा। जैसे हमने विधानार्थक वाक्य देखा, निषेधार्थक वाक्य देखा, आज्ञार्थक वाक्य देखा, संकेतार्थक वाक्य देखा, संदेहार्थक वाक्य देखा, फिर हमने इच्छार्थक वाक्य देखा, आज्ञार्थक वाक्य देखा। तो हमने देखा कि इस तरह से 8 भेद हमने उसे पढ़ लिए हैं। उसे पढ़ने के बाद जो अर्थ समझ में आता है, उसके अनुसार वह वाक्य हम पहचान सकते हैं। और अगर बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए शब्द पूछा जाता है, एक दिया है कि मेरा घर उधर है, समझो अगर ये प्रश्न है मेरा घर उधर है, और कोष्टक में दिया है कि इसे प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए, तो आप यहाँ कैसे बनाओगे?
प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह की आवश्यकता है और प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ। जैसे क्या, मेरा घर उधर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई मुझे कह रहा है कि, तो मैं कहती हूँ क्या मेरा घर उधर है? तो इस तरह से हम जब हमें आपको वाक्य दिया जाएगा और उसे परिवर्तित करने के लिए कहा जा सकता है। रचना के अनुसार वाक्य भेद। अब हम जाते हैं वाक्य भेद के दूसरे दूसरे भाग की ओर। पहला अर्थ के अनुसार, अब रचना के अनुसार। इसके इस वीडियो के अंत में मैंने इससे जुड़े हुए प्रश्न भी लिए हैं, स्वाध्याय भी लिया है, तो आपको उसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रचना के अनुसार वाक्य भेद। रचना के अनुसार यानी वाक्य किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे किस तरह से बनाया जाता है, उसका ढांचा किस तरह से है। पहले उसे अर्थ को हम समझते हैं तो अर्थ के अनुसार हो जाता है, और जिस तरह से उसे बनाया गया है उसे हम रचना के अनुसार कहते हैं। रचना यानी किस तरह से कंपोज किया गया है उस वाक्य को, या फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया है। तो इसके 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलो सरल वाक्य की ओर बढ़ते हैं। सरल वाक्य जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रियापद होता है, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। यानी मुख्य बात ये याद रखनी है कि सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। जैसे गीता गाना गाती है। गीता क्या कर रही है? गाना गाती है। गीता उद्देश्य है, गाना गाती है विधेय है। यानी एक उद्देश्य एक विधेय है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक साधारण शब्द वाक्य है, वो सरल वाक्य है। क्रिया एक है, गाना गाने की बात हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा होने की बात हो रही है, बारिश होने की बात हो रही है, एक क्रिया है, सरल वाक्य है। हमारे विद्यालय में कल बच्चों को नाटक दिखाया जाएगा। जिसमें एक क्रिया होती है, एक सार्थक वाक्य होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य, एक विधेय। विद्यालय की बात हो रही है, उद्देश्य है। बच्चों को नाटक दिखाने की बात हो रही है, विधेय है। यानी हमारे विद्यालय में कल बच्चों को नाटक दिखाया जाएगा, एक ही क्रिया है, सरल वाक्य है। शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। शनि की बात हो रही है, क्या है? तो वो सबसे सुंदर ग्रह है। तो एक उद्देश्य, एक विधेय, या फिर हम ये कहेंगे एक ही क्रिया है कि उसके सुंदर होने की बात कही जा रही है। वह बगीचा दर्शनीय है। बगीचे की बात हो रही है और वो सुंदर है, उसकी बात हो रही है। यानी जहां पर भी एक सिंपल सेंटेंस होता है, जहां एक साधारण सा वाक्य होता है, जहां सिर्फ एक क्रिया होती है, तो हम उसे पहचान लेंगे कि वो सरल वाक्य है। ये समझ, सरल वाक्य बहुत आसान होता है पहचानने के लिए। अब परेशानी होती है बच्चों को संयुक्त और मिश्र में, लेकिन वो भी आसान है। जिन वाक्यों में 2 सरल वाक्य होते हैं, जिन्हें एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त का अर्थ ही क्या होता है? संयुक्त, संयोग करना, जोड़ना। संयुक्त माने, युक्त माने जोड़ना। जिन 2 वाक्यों, दोनों का जोड़ किया जाता है, उसे हम संयुक्त कहते हैं। और यहाँ वाक्य की बात हो रही है, यानी 2 वाक्य है। सरल में 1 वाक्य है, संयुक्त में 2 वाक्य है। संयुक्त में दोनों वाक्य सरल होते हैं, अर्थात दोनों वाक्य सार्थक होते हैं। यानी दोनों वाक्यों को अगर हम अलग करके पढ़ लेते हैं तो दोनों का अर्थ हमारी समझ में आसानी से आ जाता है, यानी सार्थक होते हैं। तो सरल के लिए 1 वाक्य, तो संयुक्त के लिए 2 वाक्य। 2 वाक्य सरल होते हैं, अर्थात दोनों वाक्य सार्थक होते हैं, और दोनों को एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन-कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय और है, किंतु है, परंतु है, इसलिए है, सो, अतः, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, लेकिन, परंतु, मगर, पर, कई सारे हैं। तो ये जब भी समुच्चय बोधक अव्यय जोड़े जाते हैं, अगर समुच्चय बोधक अव्यय को हम हटा देते हैं और 2 वाक्य अलग-अलग पढ़ते हैं, तो दोनों का अर्थ समझ में आता है। तो याद क्या रखना है? 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्य सार्थक होंगे, और दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। आप घूमने जाएँगे या यहीं रुकेंगे? यहाँ 2 क्रियाएँ हैं। जैसे हमने कहा सरल में 1 क्रिया होती है, तो संयुक्त में 2 क्रियाएँ होती हैं। आप घूमने जाएँगे, एक क्रिया है घूमने जाने की, या यहीं रुकेंगे, रुकना दूसरी क्रिया है। जाना और रुकना 2 क्रिया है, दोनों वाक्य अलग है। आप घूमने जाएँगे, एक वाक्य है, घूमने जाने की बात हो रही है, यहीं रुकेंगे, आपको रुकने की बात कही गई है, या समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है। वर्षा हो रही है, एक वाक्य है, धूप निकली हुई है, दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्य सार्थक है। दोनों वाक्य की 2 क्रियाएँ हो रही है, एक में क्रिया वर्षा की हो रही है, दूसरी क्रिया धूप के निकलने की हो रही है। यानी जहाँ 2 क्रियाएँ हैं, वहाँ संयुक्त होता है,
दोनों क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय और से जोड़ा जाता है। रवि किताब पढ़ रहा है और दीपक खेल रहा है। अब यहाँ 2 क्रिया है, किताब पढ़ने की भी है और खेलने की भी है। पढ़ना भी क्रिया है और खेलना भी क्रिया है, 2 क्रिया है, 2 वाक्य है, दोनों वाक्य अपने आप में सार्थक है, सरल है, कर्ता, कर्म, क्रियापद दोनों का है। रवि किताब पढ़ रहा है, ये अलग करते हैं तो भी समझ में आता है। दीपक खेल रहा है, ये अलग करते हैं तो भी समझ में आता है और दोनों को एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। तो ये तीनों ज़रूरतें हमारी पूर्ण होती है। 2 क्रियाएँ हैं, पढ़ना, खेलना, चलो एक बात हो गई। 2 वाक्य है, दूसरी बात हो गई। दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तीसरी बात हो गई। तो ये संयुक्त हो गया। आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी मँगवाओ, ये 2 क्रियाएँ, चाय लेने की भी हो रही है और कॉफ़ी मँगवाने की भी बात हो रही है कॉफ़ी की। यानी 2 क्रियाएँ हैं, 2 वाक्य है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े गए हैं। आप चाय लेंगे, एक पूर्ण वाक्य है जो हमारी समझ में आता है। कॉफ़ी मँगवाओ, ये एक पूर्ण वाक्य है जो कॉफ़ी मँगवाने की बात हो रही है, वो भी हमारी समझ में आता है और अथवा इस समुच्चय बोधक अव्यय से इसे जोड़ा गया है। शनि के 10 उपग्रह थे, लेकिन अब उनकी संख्या 17 हो गई है। यानी शनि के 10 उपग्रह थे, एक वाक्य है, अब उनकी संख्या 17 हो गई है, ये दूसरा वाक्य है, दोनों सार्थक वाक्य है, दोनों को लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तो हम इसे पहचानेंगे ये संयुक्त वाक्य है। परिश्रम किया है, फल भी मीठा होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ नहीं और न तथा एवं इसलिए सो अतः अथवा अन्यथा कोई भी समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉमा के बाद ये शब्द जो है इसलिए यह लुप्त है, दिया नहीं है। कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए ऐसा भी हो सकता है। परिश्रम किया है, फल भी मीठा होगा। आप इसे देखोगे सरल के लिए तो एक ही सेंटेंस चाहिए, यहाँ तो 2 सेंटेंस 2 क्रियाएँ हैं। मीठा होने की भी बात हो रही है और परिश्रम करने की भी बात हो रही है, तो सरल तो है नहीं। एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो मिश्र होता है, तो मिश्र तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। परिश्रम किया है, फल भी मीठा होगा। इसे मिश्र में आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि मिश्र में 2 वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। परिश्रम किया अपने आप में पूर्ण वाक्य जो हमें पढ़ने के बाद समझ में आता है। फल भी मीठा होना, ये अर्थ भी समझ में आता है, तो ये ज़रा भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। लेकिन जब हम इसमें इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त समझ में आ जाता है। परिश्रम किया है, इसलिए फल भी मीठा होगा। फल मीठा होगा लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने परिश्रम किया है इसलिए तुम्हारा फल मीठा होगा। इसलिए ये शब्द दिया नहीं है लेकिन इसे लुप्त रूप में ये यहाँ पर छिपा हुआ है तो हम इसे पहचानेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। सरल में 1 क्रिया, संयुक्त में 2 क्रिया, सरल में 1 वाक्य, संयुक्त में 2 वाक्य, संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। दोनों वाक्य सार्थक होते हैं। अब चलो मिश्र वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, एक मुख्य वाक्य और बाकी उपवाक्य होते हैं। मुख्य वाक्य पर उपवाक्य निर्भर या आश्रित होते हैं, जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके उपवाक्य व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे कि, चूंकि, ताकि, मनो, मनो नहीं मानो, यद्यपि, तथापि, जो त्यों, जब तब, जो वे, जैसे वैसे, यदि तो, जो आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे आपको अगर आसान रखना हो तो रस्व की जब भी आती है तो बिना सोचे समझे आप इसे लिखें कि ये मिश्र वाक्य है। और रस्व की क्योंकि में भी आती है, चूंकि में भी आती है, ताकि में भी आती है, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, मिश्र के लिए आएंगे। तो ये जब भी होंगे तो आप इसे पहचानोगे ये क्या है, मिश्र वाक्य है। या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, जब तब, जैसे वैसे, जो वे, जो त्यों, यद्यपि, तथापि, इस तरह से जब नजर आता है शुरुआत में और बीच में तो हम भी इसे पहचान सकते हैं कि मिश्र है। या फिर सिर्फ जो जुड़ा है तो भी हम समझ रहे हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सरल में 1 वाक्य, संयुक्त में 2 वाक्य, मिश्र में 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। सरल में एक सिंपल सेंटेंस होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। संयुक्त में 2 वाक्य होते हैं, दोनों सार्थक होते हैं, दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। लेकिन मिश्र में 2 से अधिक वाक्य होते हैं और महत्वपूर्ण बात है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, आश्रित होता है, तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मिश्र है। यानी दोनों को अलग करके उसके अर्थ अलग नहीं हो सकते, अधूरा सा लगता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जो मित्र कल बाजार में मिला था, उसे नौकरी मिल गई। यानी जब हम कहते हैं कि जो मित्र बाजार में मिला था, तो मुझे कुछ कहना है ना कि हाँ, क्या हुआ उसका? तो उसे नौकरी मिल गई। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। जो वे यानी उसे, जो उसे, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि
वह शाम तक लौट आएगा। कि जब भी रस्वकी है तो बिना सोचे आप लिख सकते हैं, मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि यानी वाक्य को अधूरा रखने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसने कहा कि, क्या कहा? वाक्य अधूरा है ना? वह शाम तक लौट आएगा, यानी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है। ये मुख्य वाक्य है और उस पर दूसरा डिपेंड है। यह कार्यक्रम में नहीं पहुंच वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी क्योंकि बेटा बीमार था। अब मुख्य वाक्य क्या है कि वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी, लेकिन किस पर डिपेंड है? क्योंकि उसका बेटा बीमार था, यानी बेटा बीमार था इसलिए वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। तो जब भी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नजर आती है, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, तो वह होता है क्योंकि शब्द है कि यह, आप इसे मिश्र वाक्य पहचान सकते हैं। नर्स उस डॉक्टर से भिन्न थी जो मेरा इलाज करते थे। मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर से नर्स कैसी थी? भिन्न थी, अलग थी। नर्स उस डॉक्टर से भिन्न थी, एक वाक्य है, जो मेरा इलाज करते थे। जो मेरा इलाज करते थे यानी जो, यानी क्या कह रहे हो? तो जो मेरा इलाज करते थे उनसे नर्स जो थी वो अलग थी। तो डिपेंडेंसी है। एक बार वह जिसके पीछे पड़ गया, फिर उसकी खैर नहीं। वह, एक बार वह जिसके पीछे पड़ गया, यानी वाक्य अधूरा रहा ना, वह यानी क्या हुआ उसका? फिर उसकी खैर नहीं, तो उसके बाद उसकी खैर नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई जाती है और यहाँ पर हमारे वाक्य के भेद पूरे हो जाते हैं, अर्थ के अनुसार भी और रचना के अनुसार भी। तो चलो स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ में और आसानी होगी। चलो, संयोग से तब उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। कौन सा वाक्य है? संयोग से तब उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। एक ही वाक्य है, कोई छुपा हुआ वाक्य नहीं, सरल वाक्य है। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। वह समय था, यह वह समय था अधूरा है। जब, कब, भारत में, यानी डिपेंडेंसी है, मिश्र वाक्य है, दूसरे पर निर्भर है। सुधाकर होता है करुणाशील और उसका सत्य, सरल, विश्वासी। और शब्द का प्रयोग है, सुधाकर होता है करुणाशील, सुधाकर करुणाशील होता है, ये एक पूर्ण वाक्य है। उसका सत्य, सरल और विश्वासी होता है, ये उसका दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है अव्यय का, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। आप यही प्रतीक्षा कीजिए। एक ही सेंटेंस, सरल वाक्य। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए, उस कक्ष में, वाक्य अधूरा रखा, जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। तो जो यानी कहां पर ले गए? तो उस कक्ष में, डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर निर्भर है, मिश्र वाक्य हो गया। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। लोगों ने क्या देखा और लोग हैरान रह गए, यानी लोगों ने देखने की भी क्रिया की और हैरान रहने की, दो क्रियाएं है, दोनों क्रियाओं को और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। एक बोर्ड लगा था जिस पर, यानी वाक्य अधूरा रखा ना, उस बोर्ड पर क्या था? अंग्रेजी में लिखा था। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है तो वह होता है मिश्र वाक्य। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यानी ओजोन गैस की बात हो रही है, लेकिन 2 वाक्य है तो सरल तो है नहीं। तो जो ऑक्सीजन के, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो हम उसे पहचानते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। तो इस तरह से आपको सरल, संयुक्त, मिश्र, रचना के अनुसार वाक्य भेद पहचानना आसान होगा। अब हम पढ़ते हैं वाक्य परिवर्तन करने के लिए अगर पूछा जाता है प्रश्न, तो आप इसे कैसे लिखोगे? यानी अब तक हमने वाक्य पहचानने के लिए, रचना के अनुसार वाक्य भेद को पहचानिए, तो वाक्य भेद को हमने पहचान लिया कि ये सरल है, ये संयुक्त है, ये मिश्र है। लेकिन ऐसे भी पूछा जाता है कि वाक्य रचना, कोष्टक में दी हुई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखना है, यानी कोष्टक में जो दिया है वैसे आपको उसे बनाना है। जैसे मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। अब ये सेंटेंस दिया है आपको और इसे आपको बनाना है प्रश्नार्थक। इसमें कोष्टक में दिया है कि इसे आपको क्या बनाना है? प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। यानी मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, तो आपको इसे प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाना है तो प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करना होगा, कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे। तो जो इसमें होगा, जैसे
और प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, तभी ये प्रश्नार्थक होगा। तो क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है? यह प्रश्न किया है। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। निषेधात्मक यानी नकारात्मकता होनी चाहिए। न, नहीं, मत का प्रयोग करेंगे तो ये तैयार होगा। दया निर्बल थी यानी क्या थी? दया बलवान नहीं थी। निर्बल का अर्थ होता है बलवान, निर्बल का विरुद्ध शब्द होता है बलवान। तो दया कैसी थी? निर्बल थी, यानी वो बलवान नहीं थी, क्योंकि हमें नहीं शब्द का प्रयोग करना है। तो दया बलवान नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सके। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। फिर प्रश्नार्थक पूछा है, ये आपकी किताब से ही दिए गए स्वाध्याय को मैंने बताया है आपको। प्रश्नार्थक वाक्य पूछा है। प्रश्नार्थक वाक्य में आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है और प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना है। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। क्या समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले? प्रश्न चिन्ह है, क्या प्रश्न सूचक शब्द है। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, विधि वाक्य। एक विधान बनाना है। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है यानी कौन सा विधान है? मेरे साथ अन्याय हुआ है, यानी विधान करना है आपको। ये नहीं नकारात्मक वाक्य है, इसे आपको विधि में बनाना है, विधानार्थक वाक्य में बनाना है। तो ये नकारात्मकता उसमें नहीं होनी चाहिए, वो असर्टिव होना चाहिए, वो विधानार्थक होना चाहिए। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ यानी क्या हुआ है? अन्याय हुआ है। पॉजिटिव होना चाहिए ये सेंटेंस, ठीक है ना? तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आज्ञार्थक वाक्य यानी आपको आज्ञा देनी है, तो आप कोई से आज्ञा देते वक्त यहाँ दिया प्रश्न क्या है? शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। तो इसने आज्ञा ही तो दी है, तो ये वैसे ही सेंटेंस होगा। शेष आप इस लिफाफे को पढ़कर पढ़ लीजिए, यहाँ आज्ञा ही दी है, तो ये आज्ञार्थक ही वाक्य है, तो इसे वही वो वैसे ही रहेगा। ऐसे समय ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने। विधि वाक्य एक विधान बनाना है। यहाँ न सुनना यानी न नकारात्मकता है, तो हमें नकारात्मक तो लिखना शब्द नहीं चाहिए। तो बात न सुनना यानी अनसुनी करना, तो हम इसे करेंगे, ऐसे समय पर वह तुम्हारी बात न सुने यानी अनसुनी कर दे। तो विधि वाक्य में आपको क्या करना है? जो नकारात्मक शब्द है उसे पॉजिटिव में बनाना है, वही शब्द लेकिन उसे न सुनने न को निकाल देना है। बात न सुनना माने अनसुनी करना, उसी का शब्द हमें लेना है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, नकारात्मकता को निकालना है। न्याय नहीं हुआ यानी क्या हुआ है? अन्याय हुआ है, तो उसका विरोधी शब्द हम देखेंगे। अब वे निरर्थक है, तो फिर सार्थक क्या है? वे निरर्थक है यानी वो क्या है? निरर्थक, जिसमें अर्थ नहीं है। तो फिर सार्थक क्या है? तो फिर सार्थक क्या है? विधान बनाना है। वे निरर्थक है तो फिर सब निरर्थक है। प्रश्न है ना, प्रश्न को निकाल देना है हमें। तो सार्थक क्या है यानी क्या है? सब निरर्थक है। एक साधारण वाक्य बनाया, विधान दिया। वे निरर्थक है तो फिर सब निरर्थक है। मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। अब यहाँ विस्मयादिबोधक विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, उसके चिन्ह का प्रयोग करना है। मैं तुम्हें समझता रहा, खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। विस्मय बनाना है। ओह! मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, या मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। तो यहाँ ओह शब्द विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग और चिन्ह का प्रयोग। इस क्षेत्र में भी रोजगार। ओह! आह! अरे! अब काश! ये शब्द लिखकर हम विस्मय बुद्धिबोधक वाक्य बना सकते हैं। नकारात्मकता न, नहीं, मत लिखकर हम निषेधात्मक बना सकते हैं। विधानार्थक में नकारात्मकता को निकालकर सार्थक शब्द का प्रयोग करना है, यानी पॉजिटिव या उसके लिए जो शब्द बनाया जाता है उसका प्रयोग करना है। ज्यादातर वो जो पहला दिया है उसका विरोधी शब्द यहाँ पर लिखना होता है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। निषेधात्मक, निषेध करना है, नकारात्मकता होनी चाहिए, ना, न, मत, नहीं। इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं, तो यानी संभावनाएं नहीं होने की बात हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे? यानी भरपूर का विरोधी शब्द क्या होगा? कम। इस क्षेत्र में रोजगार की कम संभावनाएं नहीं है, यानी क्या है? भरपूर संभावनाएं। इसे आपको याद रखना होगा। निषेधात्मक यानी नकारात्मकता यानी नहीं शब्द का प्रयोग करना है। भरपूर संभावनाएं तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें नकारात्मक यानी कम संभावनाएं नहीं है यानी भरपूर संभावनाएं है,
इसीलिए हमने इसे बदलकर क्या बनाया, कम संभावनाएँ नहीं है। आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, विस्मयादिबोधक। फिर वही विस्मय, ओह! अब, अरे! कहाँ, ओह! अरे! काश! इन शब्दों का आहा! तो बोधक बनता है। आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। अरे! आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। अरे शब्द का प्रयोग किया, विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया। आशा करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने समझाया है, सिखाया है, वो समझ में आया होगा और आप वाक्य परिवर्तन पूछा जाए, वाक्य पहचानने के लिए पूछा जाए, तो भी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।